हेलो दोस्तों, मैं एलके इसरावसी स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज हम आपको लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ वास्तविक संख्याएं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2025-26 का जो संशोधन किया गया है एनसीईआरटी की किताब में, उसमें बेटा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चैप्टर को हटा दिया, मतलब टॉपिक को हटा दिया गया है। अब इसमें सिर्फ आपको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, वृक्ष गुणनखंड विधि से क्या करना है, आपको लासा ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है, और उसी के साथ साथ में परिमेय को अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है, बस। बाकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से जो हम मासा ज्ञात करते थे, ये अच्छा, आप लोग अगर हाई स्कूल में आए हैं तो अच्छी बात है। आप लोग नहीं जानते होंगे, इसमें टॉपिक था जिससे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से हम लोग दो संख्याओं या दो से अधिक संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं का जो है मासा ज्ञात करते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो वो टॉपिक हट चुका है। हालांकि बहुत अच्छा टॉपिक था, बढ़िया टॉपिक था, लेकिन हट गया तो क्या किया जाए, जो सिलेबस में वही पढ़ा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग दोहराएंगे नाइन्थ की चीजों को जो आप लोग पढ़ के आए हो, क्योंकि जब तक आप बेसिक चीजें नहीं जानोगे तो आगे चैप्टर समझने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं संख्याओं के बारे में। आप हमेशा से पढ़ते आ बेटा प्राकृतिक संख्या। क्या होती है प्राकृतिक संख्या? वह संख्याएं जिनको हम गिनती गिनने में प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप किसी से बोलोगे कि गिनती सुनाओ भाई, तो हर एक व्यक्ति तुरंत शुरू कर देगा 1 2 3 4 5 6। क्यों? ऐसे गिनती शुरू करते हैं ना। गिनती शुरू करेगा क्या, 1 2 से ही तो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जो नेचुरली निकल रहा है लोगों के मुख से वो है। परिभाषा अगर आप इसकी देना चाहो तो बोल सकते हो कि 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या है। समझ रहे हो? मैं एग्जाम्पल के यहाँ लिख भी दिया हूं, आप पहले से पढ़ते आए हो। इनको प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जी, पूर्ण संख्या जानते हो? पूर्ण संख्या देखिए, अभी क्या है, मेरे हाथ में 2 मार्कर है, अभी मेरे हाथ में 1 है, इसको भी रख दिया तो मेरे हाथ में क्या है भाई? कुछ नहीं। तो इस कुछ नहीं की जो क्या भाई, आपूर्ति करने के लिए कोई अंक आना चाहिए ना, तभी तो हमारी आवश्यकता पूरी हुई। अब कुछ नहीं का मतलब क्या है, तो किसका निर्माण हुआ बबुआ? जीरो का। जीरो आ जाए तो हमारा पूरा कहानी क्या पूर्ण हो जाता है, मतलब हम बता सकते हैं कि हमारे पास 0 मार्कर बचे, कहने के लिए एक अंक आ गया। तो क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याओं के साथ अगर हम जीरो मिला दें या प्राकृत संख्याओं में जीरो जोड़ दें तो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती। समझ रहे हो? इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं आपसे पूछने का प्रयास करूंगा, देखिएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या है? 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं, और प्राकृत संख्याओं में अगर हम शून्य मिला दे, जीरो मिला दे मेरा भाई, तो ये पूर्ण संख्या बन जाती। समझ में आया? इसी के साथ देखते हैं सम संख्या। क्या? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? मतलब ऐसी कोई संख्या जिनको हम दो समान भागों में तोड़ सके। ठीक है, और अगर किताबी भाषा में आप कहना चाहें तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 2 से कट जाएगा, 4, यहाँ पे देखो 3, 3 सम संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से अगर भाग लगाओगे ना मेरे प्यारे, तो इसमें एक बच जाएगा। सॉरी, 2 बार में नहीं, 1 बार में बच गया। ये 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, इसका मतलब 3 सम संख्या नहीं है। सम संख्या उसे कहेंगे जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 8 में भाई 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 1000 में भाई 500 गुना 1000, मतलब 2 से जो संख्या कट जाती है सम संख्या, जो ना कटे विषम संख्या। सॉरी, जो हाँ जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या ही होती है। ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या, विषम संख्या का बस उल्टा कर दो परिभाषा, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, जो ना कटे विषम संख्या। जैसे एक, एक 2 से नहीं कटेगा भाई। 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या? नहीं आता। 2 के पहाड़े में 3 आता है क्या? नहीं आता। 2 के पहाड़े में 5 आता है क्या? नहीं आता। तो जो 2 के पहाड़े में ना है या 2 से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विषम संख्या। समझ रहे हैं? अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब आता है भाज्य संख्या। देखिए बच्चे भाज्य और विषम में कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो कहना क्या है बेटा कि सभी भाज्य, सॉरी, सभी, हाँ सभी किधर गए बाबा, यस, सभी भाज्य संख्याएं, सभी भाज्य संख्याएं, कोई जरूरी नहीं है कि वो सम हो, कि वो सम हो। भाज्य संख्याएं सम भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकती हैं। समझ रहे हैं?
भाज्य संख्याएं सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या उसे कहते हैं बेटा जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। 3 गुणनखंड, अगर एक को छोड़ दिया जाए तो 2 अदर नंबर होने चाहिए। अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो ऐसा अंक जिसको कम से कम 3 अंक काटे, 3 अंक काटे। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मैं लिख देता हूं बेटा इधर 4। 4 को कितने लोग काट सकते हैं? एक तो भाई सबको काटेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। एक ये 2 से कटेगा और एक किससे कटेगा? अपने आप से। समझ रहे हो? इसके कितने गुणनखंड काटने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग। इसीलिए बताया हूं कि किसी भी संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है। इसकी अगर परिभाषा आप देना चाहो तो आप बोल सकते हो कि कोई संख्या अपने आप को और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से अगर विभाजित हो रही है तो वो भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या है, अन्यथा नहीं है। जैसे अभी यहाँ पे 4 देखो, तो 4 को छोड़ दिए, 4 तो अपने आप से, कोई भी संख्या अपने आप से कट ही जाएगी यार। एक से कोई संख्या कट जाएगी। इन दोनों के अलावा कोई है काटने? 3 को देखो, 3 को, एक को छोड़ दो मेरा भाई, 3 अपने आप से कटेगा, इसको छोड़ दो। इन दोनों के अलावा कोई संख्या है जो 3 को काटे पूर्णतया? नहीं। तो ये क्या है? ये अभाज्य संख्या है। 9 को देखो, 9 को, 9 विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या, लेकिन भाज्य है। कैसे? 9 को छोड़ दीजिए भाई, 9 तो 9 को काट देगा, एक सबको काट देगा, स्वयं और एक को छोड़कर कोई और है इसको काटने वाला? हाँ है, 3 थे यहाँ, 9। देखो एक तीसरा नंबर का व्यक्ति आ गया जिसको काट सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 9 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या के लिए कम से कम 3 अंक से वो कटना चाहिए। स्वयं से कटे, एक से कटे, तो जाहिर सी ये स्वयं से और एक से तो सभी संख्या कट जाएंगी। स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से जो कट जाए, समझ रहे, तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब अभाज्य की तरफ बढ़ेंगे। अभाज्य वह संख्या जो स्वयं, सिर्फ स्वयं से कटे, वह संख्या जो सिर्फ स्वयं से कटे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। या किताबी लैंग्वेज में बोलना चाहो तो वह संख्या जो सिर्फ स्वयं से विभाजित हो, क्योंकि एक का कोई वैल्यू नहीं, एक से विभाजित तो सभी संख्याएं हो जाएंगी। मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, 11 लिख दूं, चलो, समझ रहे हो? तो 11 सिर्फ अपने आप से ही विभाजित होगा और या तो ये एक से विभाजित हो जाएगा, जो कि कोई मतलब नहीं निकलेगा यार। अगर ध्यान दीजिएगा, 11 से किसी भी संख्या में अगर आप एक से भाग लगाओगे ना तो जो संख्या है भागफल आपका उतना ही आएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। एक से तो सभी संख्या कट जाती है। तो क्या विषम संख्या की पहचान होती है कि वो एक से कटे, यानी एक से विभाजित हो, एक से सभी संख्या विभाजित होती हैं, और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। 11 हो गया जी, 13 हो गया, 13 सिर्फ खुद से कटेगा, खुद से विभाजित होगा और किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 13 क्या है? अभाज्य संख्या। 17 ले लो, 17 भी क्या है? अभाज्य संख्या, लेकिन 15 भाज्य है। 15 क्या है? भाज्य। क्यों? क्योंकि देखेंगे इसको 3 से विभाजित हो जा रहा है, 5 से विभाजित हो जा रहा है, अपने आप से तो होगा ही, एक से तो होगा ही। लीजिए इसके 4 गुणनखंड आ गए, कम से कम 3 होने जरूरी है मेरा भाई। ठीक है, 3 गुणनखंड कम से कम होंगे तो भाज्य है, अन्यथा क्या है? अभाज्य है। चलिए, हमारे हिसाब से सम, विषम, भाज्य, भाज्य सभी चीजें आप समझ पाए। इंपॉर्टेंट बन जाता है परिमेय संख्या बेटा। क्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के लिए ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए और q बराबर 0 के ना हो, यानी हर में उसके 0 ना हो। तो दो कंडीशन। तीसरा क्या है? दोनों सह अभाज्य संख्या हो या दोनों का मासा 1 हो। जैसे मैं लिखूं 20/15, 20/15, ये क्या परिमेय संख्या है? तो नहीं है। क्यों? ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, इनका मासा 1 नहीं हो सकता। देखेंगे जो अंश हर में संख्याएं लिखे ना, उनका सरलतम, किसी भी भिन्न का सरलतम रूप परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे
अब ये 5 से कट रहा है, 5 चौको 20, 5 तेई 15, 4/3 परिमेय संख्या, ये नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका जब हम √2 को √5 को अपरिमेय प्रूव करेंगे ना, तो इसकी जरूरत पड़ने वाली, समझ रहे हो। सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, जो अंश और हर की जो संख्या है वो सह संख्या होनी चाहिए। सह संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है सह जो जिनका मासा 1 होता है वो सह कहलाती है, समझ रहे हो। जिनका मासा 1 होता है वो क्या कहलाती है? सह संख्याएं कहलाती है। ठीक है जी, तो यहां से देखिएगा परिमेय संख्या को समझते हैं। सहभाज्य समझ जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, हर में 0 ना हो। तीसरी बात ध्यान रखनी है कि उन दोनों अंश और हर में दोनों संख्याओं का मासा 1 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4/3 आपका क्या है? परिमेय संख्या। पहली बात तो ये भिन्न के रूप में लिखा है, P बटा Q के रूप में लिखा है, हर में इसके 3 है, 0 नहीं है। और 4 और 3 का जब आप मासा निकालोगे क्या, तो कितना आएगा? 1 आएगा। काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर मासा निकालना नहीं जानते, कोई बात नहीं, सहभाज्य संख्याओं को समझने के लिए मासा नहीं जानते कोई दिक्कत की बात नहीं, आप वैसे ही समझ लो। सहभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ मतलब दोनों के। जैसे मैं बोल दूं कि भाई 2 से 4 तो कट जाएगा, 3 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 3 से 3 तो कट जाएगा, 4 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। मतलब ऐसी कोई संख्या ना हो जो दोनों को काटे, समझ रहे हो, तो उन्हें सह संख्याएं कहेंगे। इधर में अभी मैंने आपको 20/15 बताया ना बाबू, इसमें 5 है, दोनों को काट दे रहा है। 5 चौको 20, 5 तेई 15, समझ रहे हैं। तो ये सह संख्याएं नहीं है, सह संख्याएं ये है। आपका वो विकल्पीय में क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम तमाम जो है ऑप्शन देगा आपको 4, और उसमें से पूछेगा सह संख्याएं कौन सी हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, देखना पड़ेगा कि क्या दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड है या नहीं है। इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड है जी नहीं, इसके इसका तो 5 है ना उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब दोनों का। और गुणनखंड किसे कहते हैं भाई? कोई भी संख्या जिस संख्या से विभाज्य हो जाती है वह उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे 20 के गुणनखंड 2 से 20 विभाज्य हो जाएगा तो 20 का भैया 2 गुणनखंड है। 4 से 20 विभाज्य हो जाएगा, 4 भी 20 का गुणनखंड है। 5 से 20 विभाज्य हो जाएगा जी, 5 भी इसका क्या गुणनखंड है। 10 से हो जाएगा क्या विभाज्य, 10 भी इसका क्या गुणनखंड। गुणनखंड उसे कहते हैं जिससे वो संख्या विभाजित हो जाए। तो हमारे हिसाब से परिमेय संख्या भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अपरिमेय संख्या पे बढ़ते हैं भाई। जितनी भी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है वो सब अपरिमेय होती है। पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? जैसे मैं लिख देता हूं इधर बेटा 25, 16, समझने का प्रयास करिए। मतलब किस पूर्ण संख्या का हमने वर्ग किया है तो 25 बना। 5 का, किसका? 5 का। कैसे सर? किसी संख्या का वर्ग का मतलब है उसे आपस में 2 बार गुणा करवा दीजिए, तो 5 गुणे 5 ये क्या बन गया? 25। इसे कहेंगे पूर्ण वर्ग। यानी पूर्ण संख्या का हमने क्या किया है? वर्ग किया है, तो हमको 25 मिला है। तो ये 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, समझ रहे हैं। अच्छा 16 के लिए 4 गुणे 4, मतलब 4 का जब हमने वर्ग किया है तो हमको क्या मिला है? 16 मिला है। कोई बोल दे 2, अब 2 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं। ऐसी कोई संख्या बताओ जिसको हम आपस में गुणा कर दे 2 आ जाए, नहीं आएगा। ऐसी कोई 2 संख्या बताइए जिनको आपस में गुणा कर दें। अब जैसे सोच रहे हैं बेटा चलो 1 गुणे 1 कर देंगे तब अब हुआ 1 ही आ जाएगा, 2 गुणे 1 कर देंगे 2 तो आ जाएगा, लेकिन क्या दोनों समान है? नहीं है। समान है क्या? नहीं। इसमें देखो ये भी 5 ये भी 5, ये भी 4 ये भी 4, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो उनको हम परिमेय संख्या कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। 2 को परिमेय नहीं कहेंगे। अगर रूट में 25 लिखा हो मेरा भाई, ये परिमेय है। ऐसा मत सोचना कि रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं सब अपरिमेय होती हैं।
वो परिमेय हो सकती है, बस देखना ये है कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। समझ रहे हो, रूट के अंदर 16 होगा, हाँ परिमेय है मेरा भाई। 36 होगा परिमेय, 4 होगा ना 4, हाँ तो 2 गुणे में 2, ये देखेंगे 2 एक क्या कहते हैं पूर्ण का जब वर्ग करोगे ना, दो एक पूर्ण संख्या इसका वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा अपने को, 4 मिलेगा। तो रूट के अंदर 4 जो रहेगा ना वो आपकी क्या रहेगी, परिमेय संख्या। क्या रहने वाला है, परिमेय संख्या। और जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए इसी पे तमाम क्वेश्चन जो है बनेंगे आपके। क्वेश्चन करते हैं, आप लोग अपने मन में सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। जैसे समझिए क्वेश्चन कहेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याओं का गुण है ना वो सभी गुण पूर्ण संख्याओं में है। समझ रहे हो, जो सभी गुण प्राकृतिक संख्या में है वो पूरा आपको पूर्ण संख्या में मिल रहा है। आप ऐसे एग्जाम्पल से समझो कि क्या सभी पुलिस इंसान हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं क्या सभी इंसान पुलिस हो सकते हैं, नहीं रे बाबा, मैं भी एक इंसान हूं यार, कहाँ पुलिस हूं, मैं तो टीचर हूं। समझ रहे हो, सभी पुलिस इंसान है, क्यों, क्योंकि जो पुलिस के अंदर गुण होने चाहिए ना वो इंसानों में है। समझ रहे, बस उनकी खासियत कुछ और है जिनकी वजह से उनको अलग नाम से पुकारा जाता है। ऐसे ही समझो, इसमें एक है क्या, हाँ, पूर्ण में भी तो एक, इसमें 2 3 4 है, इसमें भी 2 3 4 5, इसमें भी अनंत तक, इसमें भी अनंत तक। लेकिन क्वेश्चन अगर घुमा दे, कहे कि सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक हो सकती हैं, आप बोलोगे नहीं। जानते हो क्यों, क्योंकि सभी बोला है, सभी, सभी में तो जीरो भी आ जाएगा ना। क्या जीरो वाली खासियत क्या प्राकृतिक में दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। समझ रहे हैं, हाँ। और क्वेश्चन अगर घुमा के पूछे कि दो प्राकृतिक है कि पूर्ण है, तो आप क्या बोलोगे, भाई प्राकृतिक भी है पूर्ण भी है। लेकिन जब सभी वर्ड जुड़ जाएगा ना, सभी शब्द, तो आप तुरंत ही नकार जाएंगे कि भैया सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो आ रहा है और प्राकृतिक में खासियत दिखती नहीं है। तो हम जीरो को प्राकृतिक नहीं कह सकते। हाँ, एक को हम प्राकृतिक भी कह सकते हैं, एक को पूर्ण भी कह सकते हैं। इसलिए प्राकृत में जितनी संख्या है, मतलब जो कि जितनी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकती है, और जो पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकती। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी सम संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, हाँ भैया, सभी सम संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, आप बोलोगे जी बिल्कुल हो सकती हैं। और पूछें कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं सम संख्या हो सकती हैं, नहीं हो सकती। क्यों, पूर्ण संख्या में 3 भी तो आ रहा है, सम संख्या में कहीं 3 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखेगा ना। सम संख्या में, सॉरी, पूर्ण संख्या में 5 आ रहा है, सम संख्या 5 इसमें दिखाई दे रहा है क्या, 5 2 से कटेगा क्या, क्योंकि सम की खासियत क्या होती है, 2 से विभाजित होना चाहिए, और पूर्ण में तो सभी आएंगे। समझ रहे हैं, चलिए आगे देखेंगे। क्या सभी विषम संख्याएं पूर्ण या प्राकृतिक हो सकती हैं, जी बिल्कुल हो सकती हैं। सॉरी, लेकिन विषम संख्याएं, मैं गलत बोल गया यार, सभी विषम संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। आई एम सॉरी यार, सभी विषम संख्याएं भी पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या विषम नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि विषम संख्या में जीरो है क्या, नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन बनाया अगर हम कि सभी पूर्ण संख्या, ध्यान से समझिएगा, सभी पूर्ण संख्या सम हो सकती है, हो सकती है। क्यों, अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो जीरो, इसमें जीरो नहीं है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो जीरो है बेटा, ये भी क्या है, सम संख्या है। जीरो क्या है, सम संख्या है, ठीक है जी। जीरो भी आपका
सम संख्या है। ठीक है, तो सभी सम संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं। हाँ, वो अलग की बात है कि सभी पूर्ण संख्या, जब सभी की बात आ जी तो सभी पूर्ण संख्या सम नहीं हो सकती। मतलब जब सभी वर्ड जुड़े तो देखो कि क्या इन सभी मतलब सम संख्या में जितने भी अंक आते हैं, क्या जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसमें वो सभी अंक हैं? अगर नहीं है तो नहीं हो सकते। ठीक है, पूर्ण में क्या है भाई, पूर्ण में सम विषम सब आते हैं, तो सम संख्या भी पूर्ण संख्या हो सकती है, विषम संख्या भी पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या सम हो ना, सभी पूर्ण संख्या विषम हो सकती है ना, कुछ हो सकती है कुछ नहीं हो सकती है। बाकी बस इन्हीं ऊपर 3-4 से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी और इन सबसे कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जो बेसिक चीजें थी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। कल बेटा आपको गुणनखंड में सिखाऊंगा। गुणनखंड में कुछ करना नहीं होता है, बस भाग लगाना होता है। ठीक है, और बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और कल से आपकी प्रश्नावली और चैप्टर जो है जैसे हो सकेंगे स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है, और बस आज के लिए जो बेसिक चीजें थी, क्योंकि इनको जानना जरूरी था, क्योंकि इनका भविष्य में जरूरत पड़ेगी। 9th में आप भूल चुके थे, तो हमने सोचा चलिए याद दिला देते हैं। बाकी जो आपका मुख्य चैप्टर है वो कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।